दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश हानियत पर। जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्यू अर्नोल्ड, जो कि विक्टोरियन एरा के बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं। उनके द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत सी एलिजी जिसका नाम है मेमोरियल वर्सेस। ये एलिजी उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी थी उनके डेथ पर 1850 में। तो जानेंगे इसके बारे में सारी बातें इस वीडियो में। हम समरी इसकी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जो बातें हमको जाननी चाहिए वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इलिजी होता क्या है। तो इलिजी पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज़ डाइड। एलिजी एक ऐसा पोएम है, ऐसा सॉन्ग है जो कि सैडनेस व्यक्त करता है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका देहांत हो चुका हो। यानी कि किसी व्यक्ति के देहांत पर जो गाना गाया जाता है, जो सॉन्ग गाया जाता है, वो होता है एलिजी। कुछ फेमस एलिजीज मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आपको। अडोनिस जो कि पीबी शेलर ने लिखा था जॉन कीट्स के लिए। इन मेमोरियम जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम के लिए लिखा था। मेमोरियल वर्सेस जो अभी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था। और थायरसिस जिसको मैंने डिस्कस कर रखा है अपनी वीडियो में, आर्थर ह्यू क्लाव के लिए लिखा था मैथ्यू अर्नोल्ड ने, जो कि उनके एक मित्र ही थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों इस पोएम की समरी शुरू करने से पहले जान लेते हैं इस पोएम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जो मेमोरियल वर्सेस पोएम है, ये एक इलिजी है जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद। ये लिखा और पब्लिश दोनों कराया गया था 1850 में। ये पूरा पोएम 74 लाइंस का है, 74 लाइंस के हैं। अर्नोल्ड ने इसमें बायरन और गॉयथी की भी बात की है, उनके परफॉर्मेंसेस को दिखाया है, बताया है। अर्नोल्ड इसमें बायरन को उनकी फोर्स के लिए और गॉयदी को एक सेज ऑफ यूरोप कह करके उनकी बड़ाई की है, उनके बारे में एक्सप्रेस करे हैं। तो ये तो हो गई कुछ बातें जो इसको हमको जाननी चाहिए थी। अब शुरू करते हैं आज की अपनी समरी। तो दोस्तों पोएम की स्टार्टिंग में मैथ्यू अर्नोल्ड सबसे पहले लॉर्ड बायरन के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि मैथ्यू अर्नोल्ड प्रेजेस लॉर्ड बायरन हु डाइड इन ग्रीस फाइटिंग फॉर दैट कंट्री। ग्रीस के लिए फाइट करते हुए इनका देहांत हो गया था। लॉर्ड बायरन वॉज अ फायरी पर्सन हु फॉट अगेंस्ट मॉरल लॉज ऑफ सोसाइटी विच आर कंसीडर्ड इटर्नल। जो लॉर्ड बायरन थे उनकी पर्सनैलिटी को बहुत ही फायरी माना जाता है, उग्र माना जाता है, जिन्होंने जो सोसाइटी के मॉरल लॉज थे जो कि ऐसा माना जाता था कि वो इटर्नल है, कभी ख़त्म नहीं हो सकते, उसके खिलाफ इन्होंने फाइट की थी। ही वॉज अ रिवॉल्यूशनरी पोएट। उनको एक क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, रिवॉल्यूशनरी पोएट कहा जाता है। द फायरी स्पिरिट, ग्रेट एनर्जी एंड द फोर्स ऑफ बायरन कंपेल्ड पीपल टू रेस्पेक्ट हिम एज मच एज इट अराउज्ड फियर इन देम। जो फायरी स्पिरिट थी, इनका उग्र जो इनकी उग्र सोल था, इनकी ताकतवर जो थे, ये इनके अंदर जो ग्रेट एनर्जी थी, महान ऊर्जा थी जो इनके अंदर, उसकी वजह से लोग जो उनके आसपास थे वो उनसे डरते भी थे, लेकिन उससे ज़्यादा उनकी रेस्पेक्ट भी करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जर्मन पोएट गॉयदी के बारे में। वहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड देन लेमेंट्स ओवर द डेथ ऑफ द ग्रेट जर्मन पोएट गॉयदी whom he calls the wisest man of यूरोप। वो लेमेंट करते हुए गॉयदी के लिए कहते हैं कि वो यूरोप के वाइजेस्ट मैन थे। He has been described as the physician of the Iron Age who tried to soothe and heal the people suffering from spiritual doubts and the disease of materialism. He had been described as physician of the Iron Age। यहाँ पर आयरन एज का क्या मतलब है कि जो वो समय था विक्टोरियन एरा का, वो समय एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय माना जाता है, जिस समय बहुत सारे फैक्ट्रीज लग रही थी, इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही थी। तो उस समय को हम आयरन एज कह करके जानते हैं। तो इनको फिजिशियन ऑफ आयरन एज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने उस समय के लोगों के अंदर, जिनके अंदर स्पिरिचुअल डाउट्स आ रहे थे, जिनके अंदर मटेरियलिज्म बहुत भरा जा रहा था, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर हो रहे थे,
है ना, फेथ ऑफ गॉड से दूर हो रहे थे, उनको फिर से उसी रास्ते पर लाने के लिए कोशिश की इन्होंने। गोयदे क्लियरली डायग्नोस्ड एवरी एलिमेंट ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी। जो गोयदे थे उन्होंने सभी बुराइयों को जो कि यूरोपियन सोसाइटी में व्याप्त थे उनको डायग्नोस्ट करने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की, एंड सजेस्टेड दैट पीपल शुड टेक शेल्टर इन आर्ट्स। और ये सजेस्ट किया लोगों को ये सलाह दी कि लोगों को अब कला के अंदर, आर्ट्स के अंदर शरण लेनी चाहिए। आर्ट्स का मतलब यहाँ पे ड्राइंग या कोई चित्र बनाना नहीं है, वो आर्ट के अंदर आता है। आपके आर्ट के अंदर यानी कि अपने क्रिएटिव माइंडसेट को ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। इट स्टिल पजेस स्पिरिचुअल ट्रुथ एंड वाइटैलिटी। क्योंकि जो आर्ट्स है, कला है, वो अभी भी पजेस करती है, रखती है अपने अंदर स्पिरिचुअल ट्रुथ को। जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल सत्य है, उसको अपने अंदर रखती है। वाइटैलिटी, स्पिरिचुअलिटी का जो तेज है उसको अपने अंदर रखती है। दे शुड ड्रॉ इंस्पिरेशन स्पेशली फ्रॉम पोइट्री इन ऑर्डर टू सेव द डाइंग सिविलाइजेशन। उन लोगों को खास करके पोइट्री से ये इंस्पिरेशन लेना चाहिए। जिस तरह से पोइट्री अभी भी डाइंग सिविलाइजेशन को, मरते हुए सिविलाइजेशन को, ख़त्म होते हुए सिविलाइजेशन को बचाने का प्रयास कर रही है। गोयदे saw the spectacle of misery, destruction and death caused by the impact of the French Revolution। जो गोयदे थे उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से जितनी माइजरीज, जितने डिस्ट्रक्शंस, जितने डेथ हो रहे थे उन सभी को उन्होंने देखा था और इसीलिए वो उस चीज़ को यूरोपियन सोसाइटी से दूर रखना चाहते थे। फिर आगे बढ़ते हुए मैथ्यू अर्नोल्ट प्रेज करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को। वो लिखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ फॉर हुम ही हैड ग्रेट एडमिरेशन, जिससे विलियम वर्ड्स से बहुत ज़्यादा एडमायर थे, वो डिस्क्राइब करते हैं, ही डिस्क्राइब्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ सूदिंग वॉइस हैविंग हीलिंग पावर। वो ऐसा मानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की वॉइस, अब वॉइस का मतलब ये तो है नहीं कि वो गा के सुनाते थे, वो जो लिखते थे उसी को उनकी आवाज़ मानी गई है। तो उनकी जो वॉइस है उनके अंदर हीलिंग पावर थी, किसी भी दुख को ख़त्म करने का, हील करने का पावर था। Another Orpheus whose music has moved even the ruthless Pluto, the god of death. Pluto allowed Orpheus to take back his wife Eurydice from Hades, the land of the dead. अब मैं आपको एक ग्रीक माइथोलॉजी से एक स्टोरी बताता हूँ। एक ऑर्फियस थे। ऑर्फियस एक ग्रीक माइथोलॉजी में मेंशन्ड एक संगीतकार या एक म्यूजिशियन कह सकते हैं, वो थे। और जो उनकी वाइफ थी, उनकी वाइफ का नाम था यूरिडाइस। तो ऑर्फियस और यूरिडाइस की अभी जल्दी में शादी हुई थी। यूरिडाइस एक अप्सरा थी, एंजल थी, जिनको एक सांप के ऊपर पैर रखने की वजह से सांप ने बाइट कर लिया था, काट लिया था और उनकी डेथ हो गई थी। और इस बात से ऑर्फियस बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो उन्होंने जो प्लूटो हैं, द गॉड ऑफ डेथ, जैसे कि हम अपने हिंदू माइथोलॉजिकल बुक्स में देखते हैं, तो जो गॉड ऑफ डेथ है वो कौन है? यमराज जी हैं, है ना। तो जो उस तरह से वहाँ पर जो ग्रीक माइथोलॉजी में मेंशन है वो प्लूटो हैं। तो प्लूटो के पास जा करके अपनी संगीत से उनको मंत्रमुग्ध करके हेट्स द लैंड ऑफ डेथ, जैसे अपने यहाँ पर क्या कहते हैं, नर्कलोक या फिर स्वर्गलोक, है ना। तो वो उस जगह पर जहाँ पर मृत्यु के बाद शरीर जाती है, आत्मा जाती है, तो वहाँ पर जा करके उसको ग्रीक मैथोलॉजी में हेड्स कहा गया है। तो हेड्स से जा करके वो अपनी संगीत के वजह से लोगों को मंत्रमुग्ध करके उन्होंने अपनी वाइफ की जीवन को वापस ले लिया था वहाँ से। तो यहाँ पर वही ये बता रहे हैं मैथ्यू अर्नोल्ट कि वो अनदर, जैसे उनकी वॉइस इतनी प्यारी है, उनका लिखना इतना सूदिंग है, इतनी हीलिंग पावर है उसमें कि वो एक और ऑर्फियस की तरह हैं, जिन्होंने जो अगर मतलब ऑर्फियस जो थे उनकी मैंने अभी स्टोरी बताई, तो वो ये बता रहे हैं कि जितनी उनकी वॉइस मीठी थी, जितनी उनकी म्यूज़िक में इतना दम था, इतनी शक्ति थी, उसी तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ की म्यूज़िक में भी इतनी शक्ति है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। The people of Hades had never heard such sweet voice as that of Orpheus in the land of death। और जो हेड्स के लोग थे, यानी लैंड ऑफ डेथ, जहाँ पर डेथ के बाद सोल्स जाती है, वहाँ के लोगों ने ऑर्फियस की जितनी स्वीट वॉइस, स्वीट म्यूजिक उससे पहले कभी नहीं सुनी थी।
It should therefore a great rejoicing spirit of underworld whose aching hearts would be soothing by poetry of विलियम वर्ड्सवर्थ। और इस तरह से ये मान रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद, अब वो जब विलियम वर्ड्सवर्थ का डेथ हुआ तो वो कहाँ जाएंगे? उन लोगों के अनुसार हेड्स जाएंगे, द लैंड ऑफ डेथ, जहाँ पर सोल जाती है, और वहाँ पर जा करके उन लोगों का हृदय फिर से रिजॉइस हो जाएगा, भर जाएगा। जो उन लोग के जो स्पिरिट्स हैं वो रिजॉइसिंग स्पिरिट्स हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ गए हैं और वो अपनी पोइट्री से उनकी हार्ट्स को बहुत ही रिजॉइस करेंगे, बहुत ही हैप्पी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक था। फिर आगे बताते हैं वो। लाइक गॉयदी एंड लॉर्ड बायरन, Wordsworth suffers from the wintry climate of the Iron Age, torn by doubts and skepticism in the Victorian age. जिस तरह से गॉयदी और लॉर्ड बायरन सफ़र कर रहे थे, अब विंट्री क्लाइमेट का ये मतलब नहीं कि ठंडी से, विंट्री क्लाइमेट यानी कि उन लोगों के बहुत ही बेकार तरीके के व्यवहार से, उन लोगों की जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ से ध्यान हट गया, नेचर की तरफ से ध्यान हट गया, उन सभी चीज़ को लेकर के आयरन एज में, विक्टोरियन एज में जिस तरह से वो लोग मटेरियलिज्म पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, फेथ कम होने लगा, स्पिरिचुअलिटी कम होने लगी, तो इस चीज़ से वर्ड्सवर्थ भी बहुत परेशान थे। पीपल्स सेंसिटिविटी वॉज डिडेंट एंड देयर नोबल इम्पल्स वॉज बेनम्ड। जो लोग थे उनकी सेंसिटिविटी, उनकी जो नोबिलिटी थी, ये सब खत्म होने लगी। विलियम वर्ड्सवर्थ्स पोइट्री टच्ड द हार्ट ऑफ द पीपल एंड सूथ्ड देयर ट्रबल माइंड्स। तो जो विलियम वर्ड्स की पोइट्री थी वो क्या करती थी? लोगों के हार्ट को, लोगों के हृदय तक पहुंचती थी और उनके माइंड को, उनके जो परेशान हो रहे मन को, उसको शांत करती थी, शुद्ध करती थी। वर्ड्सवर्थ अगेन ब्रॉट मैन इन कॉन्टैक्ट विथ नेचर। वर्ड्सवर्थ ने ही लोगों को नेचर के साथ फिर से मिलाने की शुरुआत की। William Wordsworth, as a poet of nature, comforted the soul of man torn and disturbed by doubts and conflicts of all sorts. जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो नेचर के लिए पोएम लिखते हुए, नेचर पोएट होते हुए, उन सभी डिस्टर्बेंस को, उन सभी डाउट्स को जो कि एक इंसान के अंदर उमड़ रहे थे, एक इंसान के सोल में उमड़ रहे थे, उसको ख़त्म किया, कम किया। और फिर मैथ्यू अर्नोल्ड डिस्क्राइब्स हिज दिस क्वालिटी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एज हिज हीलिंग पावर। और विलियम वर्ड्सवर्थ के इसी क्वालिटी को मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक हीलिंग पावर की तरह डिस्क्राइब किया है। और यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी आज की समरी। आशा करता हूँ ये समरी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए, ख्याल रखिए, धन्यवाद।